आज हम बात करेंगे एकाधिकार तथा पूर्ण प्रतियोगिता में अंतर। जैसे हमने आपको बताया था एकाधिकार और पूर्ण प्रतियोगिता को अलग अलग से समझाया था, जिसमें बताया था कि पूर्ण प्रतियोगिता एक ऐसी मार्केट है जिसके अंदर एक प्रकार की वस्तुओं का उत्पादन करने वाली ढेर सारी फर्में हैं और बहुत सारे क्रेता हैं और उनके बीच प्राइस को लेके कोई कंपटीशन नहीं है, यानी कि समरूप कीमत के ऊपर बेची जाती हैं वस्तुएं और उनके अंदर किसी पूर्ण नॉलेज होती है, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है। क्रेताओं विक्रेताओं को हर चीज़ के बारे में पूर्ण प्रतियोगिता है। लेकिन यहाँ जो एकाधिकार है उसके अंदर इस प्रकार की चीज़ें नहीं हैं। उसमें एक विक्रेता है और विभिन्न क्रेता हैं। एक विक्रेता विभिन्न वस्तुओं को, एक विक्रेता अपनी वस्तुओं को अपने मर्जी की कीमत पर बेचता है। तो इस प्रकार हम, और उसके अंदर जो मांग वक्र है उसका अंतर है। मांग वक्र उसके अंदर कैसा है, इसके अंदर एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू कैसे हैं। जैसे पूर्ण प्रतियोगिता में हम इसको एक एक करके हम बताएंगे। जैसे क्रेताओं की संख्या के आधार के ऊपर पूर्ण प्रतियोगिता में हम ये कह सकते हैं कि विक्रेताओं की संख्या के आधार पर कह सकते हैं कि विक्रेताओं की संख्या पूर्ण प्रतियोगी बाजार के अंदर बहुत अधिक है। बहुत सारी फर्में बाजार के अंदर कार्य कर रही हैं, उत्पादन कर रही हैं और इन सभी फर्मों को मिलाकर हम एक उद्योग कहते हैं। इसी प्रकार एकाधिकार तथा जो एकाधिकार है, एकाधिकार के अंदर फर्मों की जो संख्या है वो एक ही है, एक ही फर्म है और उसको हम उद्योग भी कह सकते हैं। उत्पादन की प्रकृति पूर्ण प्रतियोगिता इस मान्यता पर है कि सभी फर्मों द्वारा उत्पादित वस्तुएं समरूप हैं, एक जैसी हैं, उसमें किसी प्रकार का अंतर नहीं है। एकाधिकार की स्थिति में एकाधिकारी द्वारा उत्पादित वस्तु समरूप भी हो सकती है और नहीं भी हो सकती, यानी कि उसकी मर्जी है वो वस्तु की रूप वो डिफरेंट डिज़ाइन निकाल देता है, डिफरेंट मॉडल निकालता रहता है। तो ये ज़रूरी नहीं है एकाधिकार में ये चीज़ें एक जैसी हों। नई फर्मों के प्रवेश पर प्रतिबंध नई फर्मों के प्रवेश के ऊपर एकाधिकार में प्रतिबंध होता है, लेकिन पूर्ण प्रतियोगिता के अंदर कोई भी फर्म अपने संसाधन लेके उत्पादन करना शुरू कर सकती है, वस्तु बेच सकती है। कीमत पर नियंत्रण की अगर हम बात करें तो एकाधिकार जो है उसके अंदर एकाधिकारी को अपनी कीमत के ऊपर पूरा नियंत्रण है। वो क्रेताओं से किसी भी कीमत पर वस्तु को बेच सकता है। और पूर्ण प्रतियोगी बाजार के अंदर कीमत फर्म के हाथ में नहीं है। कीमत का निर्धारण उद्योग द्वारा किया जाता है। उद्योग कीमत निर्धारित करता है और उस कीमत को जो फर्में हैं वो स्वीकार करती हैं। उद्योग और फर्में, उद्योग के अंदर मांग और पूर्ति की शक्तियों द्वारा कीमत निर्धारण होता है, यानी कि जिस कीमत के ऊपर उद्योग के अंदर वस्तु की मांग और वस्तु की पूर्ति एक दूसरे के बराबर हों तो उसे हम संतुलित कीमत कहते हैं। और ये कीमत फर्मों के लिए दी हुई है, यानी कि उद्योग के अंदर कोई भी फर्म जो स्थापित है वो इस कीमत के ऊपर मन चाहे जितनी वस्तु बेच सकती है, लेकिन वो अगर इस कीमत से तनिक सा भी ज़्यादा कीमत लेगी तो उसकी जो डिमांड है वो जीरो हो जाएगी। और अगर उस तनिक से अंतर को वो कम कर देता है तो मार्केट प्राइस के ऊपर चाहे वो कितनी वस्तु बेच सकता है। इसलिए हम ये कहते हैं कि परफेक्टली इलास्टिक डिमांड है। दी हुई कीमत के ऊपर पूर्ण प्रतियोगिता में कितनी भी वस्तु बेची जा सकती है, लेकिन अगर उससे ज़्यादा कर दी कीमत तो उसकी डिमांड जीरो हो जाएगी, उस फर्म के उत्पाद की डिमांड जीरो हो जाएगी। एकाधिकारी फर्म, और अगर उस कीमत से वो नीचे बेचता है तो उसका गुजारा नहीं चलेगा। वो नीचे भी नहीं जा सकता और उस कीमत से ऊपर भी नहीं बेच सकता। लेकिन एकाधिकार के अंदर कीमत के ऊपर एकाधिकारी का नियंत्रण है और वो उस कीमत जो, अगर वो अधिक कीमत लेना चाहता है तो वस्तु की पूर्ति को घटा देता है, और अगर वो वस्तु अधिक बेचना चाहता है तो वस्तु की कीमत को घटा देता है। इस प्रकार
पूर्ति उसकी कीमत है वो एकाधिकारी के नियंत्रण में है। मांग वक्र की प्रवृत्ति, जो मांग वक्र है उसका जो मांग वक्र है पूर्ण प्रतियोगिता के अंदर मांग वक्र का मतलब है कि दी हुई कीमत के ऊपर कितनी वस्तुएं की मांग की जाती है। तो पूर्ण प्रतियोगिता में दी हुई कीमत के ऊपर एक फर्म के उत्पाद की जो मांग वो इनफाइनाइट है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, इनफाइनाइट पैरेलल टू एक्स एक्सिस हम कह सकते हैं। इसको मैं आपको दिखा सकता हूँ पैरेलल टू एक्स एक्सिस कैसे होगी, ये देखना। पैरेलल टू एक्स एक्सिस यानी कि एक पूर्ण प्रतियोगी फर्म के अंदर डिमांड वक्र है वो ऐसे है, ए आर इज इक्वल टू एम आर, ए आर और एम आर ये एक ही लाइन है, और इस कीमत से अगर ऊपर ले जाएगा तो जीरो हो जाएगी और नीचे तो इस कीमत के ऊपर वो कितनी भी मांग कर सकता है। लेकिन अपूर्ण प्रतियोगी फर्म है, एकाधिकार है, उसके अंदर यहाँ हम आउटपुट को लेते हैं और यहाँ हम प्राइस को लेते हैं, प्राइस को, और इस प्राइस के ऊपर ये ओ वाई एक्सिस है, इस प्राइस के ऊपर हम मनचाही चीज़ें बेच सकते हैं ओ एक्स एक्स वाई। तो इस प्राइस के ऊपर हम जितनी चाहें उतनी चीज़ें बेच सकते हैं। लेकिन पूर्ण प्रतियोगी जो अल्पाधिकार जो एकाधिकार है, एकाधिकार के अंदर जो डिमांड वक्र है वो उसका यूँ होगा, अधिक कीमत, अगर कीमत कम, उसका जो मांग वक्र है वो ऐसे होगा, ए आर, इसको हम डिमांड वक्र भी कह सकते हैं। अगर अधिक कीमत लेता है तो कम वस्तु बिकेगी, कम वस्तु कीमत करता है तो चीज़ ज़्यादा बिकना शुरू हो जाएगी, तो उसका डिमांड वक्र ऐसे होगा। एकाधिकार में ये परफेक्ट कंपटीशन और ये मोनोपोली में जो डिमांड कर्व है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा। फिर पूर्ति वक्र का मतलब है कि जो मार्जिनल कॉस्ट कर्व है उसमें परफेक्ट कंपटीशन में वो पूर्ति वक्र का काम करता है। जैसे डिमांड बढ़ती जाती है तो मार्जिनल कॉस्ट कर्व के साथ साथ जो कीमत का निर्धारण है वो मार्जिनल कॉस्ट कर्व निर्धारित करता है। जैसे कि मान लीजिए ये फर्म है, ये पूर्ण प्रतियोगिता है और इसके अंदर जो मार्जिनल कॉस्ट कर्व है ये मार्जिनल कॉस्ट कर्व है, ये ए बिंदु पर संतुलन में है। मान लीजिए डिमांड बढ़ जाती है तो इसको ऊंची कीमत पर प्राप्त वो करेगा, पूरा करेगा, और बढ़ जाती है तो ऊंची कीमत के ऊपर अल्पकाल के अंदर। लेकिन जो एकाधिकारी फर्म है की स्थिति में एक विशेष पूर्ति वक्र नहीं होती, क्योंकि एकाधिकारी को उसकी कीमत स्वयं निर्धारित करनी पड़ती है, परंतु कीमत निर्धारित करने के पश्चात उसका बिक्री पर कोई नियंत्रण नहीं होता। लेकिन यहाँ क्या है कि यहाँ कीमत निर्धारित करते हैं तो बिक्री पूर्ण प्रतियोगी बाजार है। पूर्ण प्रतियोगी बाजार के अंदर अगर सभी फर्में एक जैसी कीमत रखती हैं तो उसकी बिक्री होती है। लेकिन यहाँ क्या है, उसकी पता नहीं वो बिक्री हो या ना हो, अगर वो एकाधिकारी कीमत को बढ़ाता है तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि उसका की कीमत के ऊपर कोई नियंत्रण नहीं है। पूर्ति के ऊपर, कीमत नहीं, पूर्ति के ऊपर कोई नियंत्रण नहीं है। फिर दीर्घकालीन लाभ की प्रकृति, दीर्घकाल में पूर्ण प्रतियोगी जो बाजार है उसके अंदर मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल रेवेन्यू और एवरेज कॉस्ट और एवरेज रेवेन्यू ये सभी बराबर होते हैं।
यानी कि फर्म दीर्घकाल में पूर्ण प्रतियोगी बाजार की स्थिति में सामान्य लाभ कमाती है। इसको हम ये दिखा सकते हैं कि ये दीर्घकालीन वक्र है। ये हम AR और MR हम जो खींच रहे हैं, AR MR, ये AR MR है और ये OX। तो इसमें दीर्घकाल में फर्मों का एवरेज कॉस्ट ये होगा और मार्जिनल कॉस्ट ये होगा MC, AC और ये AR है। ठीक है, तो इस बिंदु के ऊपर देखो क्या क्या बराबर है। यहाँ AR बराबर है MR बराबर है MC बराबर है AC, यानी कि सभी चीज़ें एक दूसरे की सभी चीज़ें बराबर हैं और यहाँ नॉर्मल प्रॉफिट प्राप्त होते हैं। लेकिन पूर्ण एकाधिकारी में दीर्घकाल में नॉर्मल प्रॉफिट नहीं होते। नॉर्मल प्रॉफिट की बजाय सुपर नॉर्मल प्रॉफिट होते हैं। क्यों? क्योंकि अगर वो नॉर्मल प्रॉफिट हो रहे हों या लॉस हो रही है तो दीर्घकाल में जो एकाधिकारी प्रतियोगिता में जो फर्म है वो इस प्रकार से पूर्ति को एडजस्ट करेगी कि उसे सुपर नॉर्मल प्रॉफिट प्राप्त हो। तो जैसे मैंने बताया था कि किसी भी प्रतियोगी बाजार के अंदर दीर्घकाल में सुपर नॉर्मल प्रॉफिट नहीं होते, लेकिन एकाधिकार एक ऐसी मार्केट है जिसके अंदर सुपर नॉर्मल प्रॉफिट होते हैं दीर्घकाल में। तो एक अंतर ये भी है। दूसरा, दीर्घकालीन संतुलन। फिर है मांग की लोच। मांग की लोच जो है, जो एकाधिकारी फर्म में जो मांग की लोच है वो कम होती है और पूर्ण प्रतियोगिता के अंदर मांग की लोच परफेक्टली इलास्टिक है। क्यों? क्योंकि एकाधिकार में कीमत को बढ़ाता है तो मांग कम हो सकती है लेकिन जीरो नहीं, और कीमत को घटाता है तो मांग उतनी बढ़ जाती है। लेकिन पूर्ण प्रतियोगी बाजार में कीमत को अगर वो बढ़ाता है तो मांग जीरो हो जाएगी और कीमत को घटाता है तो वो बेच नहीं सकता चीज़ को, तो वहाँ परफेक्टली इलास्टिक डिमांड है और यह परफेक्टली यहाँ इकाई से कम लोचदार मांग है नहीं। फिर कीमत भी भेद है। पूर्ण प्रतियोगिता के अंदर कीमत भी भेद नहीं किया जा सकता। हम किसी भी ग्राहक से ज़्यादा मात्रा में कीमत नहीं ले सकते। पूर्ण प्रतियोगिता का नियम है, हर किसी से हम समान कीमत के ऊपर लेंगे, बेचेंगे। कीमत विभेद की पूर्ण प्रतियोगिता में कोई संभावना नहीं है, लेकिन एकाधिकार में कीमत विभेद संभव है और हर एकाधिकारी है वो कीमत विभेद का भरपूर फायदा उठाता है। विभिन्न ग्राहकों से, विभिन्न प्रकार की जो ग्राहक हैं उनसे वो अलग कीमतों पर वस्तु बेचता है। फिर कार्य आवंटन संबंधी ये बड़ा इम्पोर्टेंट प्रश्न है और इसको समझने के लिए मैं इसके लिए एक ही बात बताऊंगा कि इसमें कार्य कुशलता के आधार पर पूर्ण प्रतियोगिता के अंदर जो साधनों का जो एलोकेशन है, यानी कि हर साधन अपनी पूरी कैपेसिटी के साथ काम करता है, उसकी सीमांत उत्पादकता चाहे वो कहीं चला जाए एक कार्य से दूसरे कार्य में समान है। लेकिन यहाँ आवंटन जो है इसमें एकाधिकार में वो सही नहीं है, वहाँ शोषण होता है उत्पादन के साधनों का। और जैसे पूर्ण प्रतियोगिता में ऐसा स्पष्ट रूप से पाया जाता है कि इसके विपरीत एकाधिकार में अप्रतिभूत हानि, डेड वेट लॉस, सामाजिक लागत का कारण बनती है। यानी कि इसका मतलब क्या है कि वो कई प्रकार से शोषण करता है। फिर है
एकाधिकार में कीमत विभेद या भेद मूलक एकाधिकार, इसकी बात हम बाद में करेंगे। थैंक यू।